Hello everyone, welcome to Master MCQ. I am Satish Kumar, Faculty of Educational Psychology and Pedagogy. To encourage my efforts, please like and subscribe to my channel and share with your friends. Let's get started. तो आज का हमारा ये लेक्चर बेस्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी प्राचीन अनुबंधन और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये लर्निंग के अंडर आते हैं। लर्निंग एक चैप्टर है जिसके अंडर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग सब टॉपिक हैं। तो ये दोनों जो थ्योरी हैं ये थ्योरी जो है वो बिहेवियरिज्म की अप्रोच है। बिहेवियरिज्म को जेबी वॉटसन ने प्रोपाउंड किया था, यानी इन्होंने खोज की थी सन 1910 के आसपास। अब बिहेवियरिज्म कहता क्या है? इनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि बिहेवियर का अध्ययन है साइकोलॉजी। और बिहेवियर को किस तरीके से अध्ययन किया जाएगा? ये अध्ययन किया जाएगा मनुष्य की प्रतिक्रियाओं के अकॉर्डिंग, यानी मनुष्य अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है हम उसको अध्ययन करेंगे और उसी को साइकोलॉजी कहा जाएगा। और ये जो प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होगा इसको एक साइंटिफिक तरीके से मापन किया जाएगा, इसका एक साइंटिफिक तरीके से मापन किया जाएगा, वही बिहेवियरिज्म होगा। यानी मनुष्य के व्यवहार की प्रतिक्रिया की साइंटिफिक तरीके से मापन करना ही बिहेवियरिज्म कहलाता है, जिसकी खोज जेबी वॉटसन ने की। और आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव को और बीएफ स्किनर को, जो कि बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले कि हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की, हम ये समझते हैं कि ये कंडीशनिंग या फिर अनुबंधन शब्द का अर्थ क्या है। अनुबंधन या फिर कंडीशनिंग का मीनिंग है द सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की सबसे सरलतम विधि, यानी कि लर्निंग की सबसे सरलतम विधि को कंडीशनिंग कहा जाता है। अब लर्निंग या फिर अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम कहते हैं परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पर परमानेंट वर्ड का यूज क्यों किया गया है? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए मुझे इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है, मैं लिख सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ, पर मैं बोल नहीं सकता। यानी मुझे लर्निंग करनी है ऐसी ताकि मैं सक्सेसफुली इंग्लिश बोल सकूँ फ्लुएंटली। मैंने क्या किया? मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, मैंने दूसरों की हेल्प ली और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया और अब मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब इस वाले केस में क्या हुआ है, मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है और परमानेंटली चेंज हुआ है और मैं अब कभी भी इंग्लिश को बोल सकता हूँ। लेकिन एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें क्या हुआ कि मैंने अल्कोहल का सहारा लिया, यानी कि मदिरा का, और मैं उस रात को फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाया। इस वाले केस में भी यहाँ पर बिहेवियर चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पर परमानेंट चेंज नहीं है, तो हम इसको लर्निंग नहीं बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर परमानेंट चेंज की बात की गई है। यानी कंडीशनिंग है लर्निंग की सबसे सरलतम विधि और लर्निंग है चेंज इन बिहेवियर, इसीलिए ये दोनों टॉपिक बिहेवियरिज्म से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि प्राचीन अनुबंधन की। इस थ्योरी को इवान पी पावलोव ने प्रोपाउंड किया। इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग का इनका एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, हमें कुछ टॉपिक्स या फिर टर्मिनोलॉजीज का ज्ञान होना चाहिए। वो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं ताकि हम जब लेक्चर में उन वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो उनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर। वो टर्म्स हैं उद्दीपक यानी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया,
अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित रिस्पॉन्स या फिर अनुबंधित स्टिमुलस। कंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर स्टिमुलस यानी अनुबंधित रिस्पॉन्स या फिर स्टिमुलस। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं इनकी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर आपकी आंखें यानी आप ही हैं। अब इस मिरर से एक रोशनी रिफ्लेक्ट करती हुई आपकी आंखों पर पड़ती है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यानी कि ये जो रोशनी है इसी को स्टिमुलस बोला गया, यानी कि इसी को उद्दीपक बोला गया। और इस उद्दीपक के प्रति आपने जो रिफ्लेक्शन दिया यानी आपने जो प्रतिक्रिया की उसी को अनुक्रिया बोला गया। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है सिरिंज यानी कि इंजेक्शन, फिर उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आप डर जाएंगे। इन दोनों केसेस में जो फिनोमिना हुआ है, आपका जो रिएक्शन है वो नेचुरल है, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए जो भी नेचुरल फिनोमिना होगा, आपका रिएक्शन होगा, उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस बोला जाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, ये सब नेचुरली है। नेचुरली लाइट का रिफ्लेक्ट होना आपकी आंखों पे, नेचुरली आप उस आंख को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ये जो आपकी प्रतिक्रिया हुई है ये भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ये भी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और यहाँ पर आपका डरना भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब इसका एक बार उल्टा देखते हैं। मान लीजिए आपको इंजेक्शन दिखाया गया और आप खुशी के मारे उछल पड़े, ऐसा आपसे कामना नहीं की जा रही, तो ये अननेचुरल है, ऐसा आपके साथ नहीं होता है। लेकिन ऐसा बनाया गया है किसी ना किसी कंडीशनिंग के द्वारा, आपके साथ ऐसी कंडीशनिंग की गई है जिसकी वजह से आपने इंजेक्शन को देखा और आप खुशी के मारे उछल पड़े। तो ये जो अननेचुरल चीज़ें होंगी, सिचुएशन होंगी, उसी को कंडीशनड रिस्पॉन्स बोला जाएगा या फिर कंडीशनड स्टिमुलस बोला जाएगा। ये टर्म्स और भी क्लियर होंगे, एक बार हम एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ओके, तो इस पिक्चर में इवान पी पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जो कुत्ते के ऊपर किया गया था। तो पहले स्टेज में उस कुत्ते के सामने खाना रखा गया तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि खाने को देखकर लार टपक जाए तो ये एक नेचुरल है। तो इस वाले फूड को इसीलिए अनकंडीशनड स्टिमुलस बोला गया है। ये एक नेचुरल फिनोमेना जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित रिस्पॉन्स। दूसरे चरण में क्या होता है कि वो उसके सामने बेल बजाते हैं, यानी बेल बजाने पर उसकी प्रतिक्रिया ली जाती है और बेल बजाने के बाद वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जाहिर सी बात है, घंटी बजाने के बाद कोई भी लार नहीं टपकाएगा या फिर कैसी भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। इसीलिए यहाँ पर ये न्यूट्रल स्टिमुलस वर्ड का यूज किया गया है, जिससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये बीच का चरण है। तीसरे चरण में उन्होंने सबसे पहले घंटी बजाई, उसके बाद उन्होंने खाना दिया और फिर उसके बाद उस खाने को देखकर उस कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अभी भी कंडीशनिंग नहीं हुई है। चौथे स्टेज में क्या होता है कि वो घंटी बजाते हैं जिसके कारण उसके मुंह से लार टपकने लगती है। इस वाले स्टेज में कंडीशनिंग हो चुकी है, इसीलिए कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स वर्ड का यूज किया गया है। आइए इसको पिछले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके देखते हैं ये कैसे हुआ। तो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, पहले जो फूड था उसके प्रति कुत्ते का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था? सलाइवा जनरेट होना, यानी उसकी लार टपकी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। खाने को देखकर मुंह में लार आ जाना ये एक नेचुरल फिनोमिना है।
इसी नेचुरल फिनोमिना के लिए हमने अनकंडीशनड वर्ड यूज किया था, तो यहाँ पर ये होगा अनकंडीशनड स्टिमुलस और ये होगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद जब कंडीशनिंग हो जाती है, यानी आफ्टर कंडीशनिंग फूड को रिप्लेस कर दिया गया बेल के द्वारा और आवाज़ सुनने के बाद घंटी की, फिर भी सलाइवा निकला, यानी आपके सामने घंटी बजा दी जाए और आप भूख के मारे लार टपकाने लगे, ये एक अननेचुरल फिनोमिना है। इसी अननेचुरल फिनोमिना के लिए हमने कंडीशनड वर्ड का यूज किया था। यहाँ पर कंडीशनिंग हो चुकी है, तो ये जो घंटी की आवाज़ है ये कंडीशनड स्टिमुलस है और जो लार है ये कंडीशनड रिस्पोंड है, यानी जो पहले अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था अब कंडीशनिंग के बाद कंडीशनड रिस्पॉन्स बन चुका। अब बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था B.F. स्किनर ने और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पहले किया था पिजन पे यानी कबूतरों पे और उसके बाद चूहों पे। तो पहले इनके एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है B.F. स्किनर का, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। उसमें क्या था कि ये चूहे को एक बक्से में बंद करके रखते थे जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता था। उसमें उन्होंने इनको बंद कर दिया, उसमें एक ये लीवर लगा हुआ है और ऊपर से ये बटन्स लगे हुए हैं। तो वो चूहा इधर उधर कूदता हुआ एकदम से जब लीवर को दबा देता है, उसके बाद उसके सामने ये खाना निकल आता है। फिर उसके बाद इससे क्या होता है कि उस लीवर को दबाने की जो घटना होती है वो जल्दी जल्दी करना सीख जाता है, यानी उसने लीवर को दबाने में जो पहली बार जितना टाइम लिया उससे जब ये उसको ये रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा उसके बाद वो काफ़ी कम समय लेगा इसको दबाने में। यानी मान लीजिए पहले घूमते घामते उसको 10 मिनट लगे, लेकिन जैसे ही उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उसको फूड मिलेगा, अगली बार जब वो इसको दबाएगा तो उसको दबाने में मान लीजिए 6 मिनट लगा, उसके बाद क्या होगा 4 मिनट, और ये बहुत ही काफ़ी जल्दी सीख जाएगा और मान लीजिए कि ये बार बार दबाना सीख चुका है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि मान लीजिए वो लीवर एक बार उसने दबा दिया, लेकिन दूसरी बार लीवर गलत तरीके से दबाता है तो उसको करंट लगता है। इस वाली सिचुएशन में उसके अनडिजायर्ड बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पनिशमेंट का यूज किया गया है। यहाँ पर इस वाले केस में रिवॉर्ड का यूज किया गया है और दूसरे वाले केस में पनिशमेंट का यूज किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी थ्योरी का मीनिंग क्या है। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जिसको B.F. स्किनर ने दिया, जिसमें उन्होंने पिजन और रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, जिसका हमने रैट वाला एक्सपेरिमेंट अभी अभी देखा। तो इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो यूज किए गए हैं B.F. स्किनर द्वारा, जिसका मीनिंग हमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड्स है, जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टर्म है वो है रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट का मीन्स है रीइंफोर्सर को प्रोवाइड कराने की जो प्रक्रिया है उसी को रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी कि कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि किसी भी डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ावा दे सके, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सके। जैसा कि एक्सपेरिमेंट में वो रिवॉर्ड वो फूड था। तो जब B.F. स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जानवरों के केस में जो देखा वो उन्होंने प्राइमरी रीइंफोर्सर वर्ड का यूज किया, यानी कि प्रथम पुनर्बलक। इसमें उन्होंने फूड, वाटर या फिर सेक्स, इन तीन चीज़ों को शामिल किया, यानी कि इन तीनों को प्राप्त करने के लिए जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो एनिमल का बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट में फूड के लिए बढ़ाया गया। लेकिन मनुष्य के केस में
मनुष्य के केस में उन्होंने बोला कि ये तीन चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में उन्होंने सेकेंडरी रीइंफोर्सर वर्ड का भी यूज किया। ये जो थे ये प्रथम पुनर्बलक थे, ये प्राइमरी हैं और सेकेंडरी में हो सकता है, मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसने अच्छा कार्य किया, उसके लिए आप उसको गुड भी बोल सकते हैं या फिर स्माइल कर देंगे, तब भी वो उसको एक्सेप्ट करेगा और अपने बिहेवियर को बार बार करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है वो रीइंफोर्समेंट का कार्य है। रीइंफोर्समेंट का कार्य सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को या फिर लर्निंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रीइंफोर्समेंट का काम कभी भी नहीं होगा कि आप किसी की लर्निंग को रोक दें। उसकी लर्निंग या फिर बिहेवियर जिसकी आप कामना कर रहे हैं उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। जैसा हमने डिस्कस किया था कि रीइंफोर्समेंट का काम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग या फिर बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, उसको घटाना बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या करेंगे, किसी भी सिचुएशन में कोई स्टिमुलस या फिर रीइंफोर्समेंट या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। सिर्फ आपको सिचुएशन में ऐड करना है जिससे कि बिहेवियर बढ़ जाए। मान लीजिए होमवर्क है, होमवर्क टाइम पे करवाना है तो आप उस सिचुएशन में टॉफ़ी को ऐड कर दीजिए। ये आपने सिचुएशन में ऐड किया है, इस रीइंफोर्समेंट पाने के लिए होमवर्क बच्चा जल्दी से और पूरा कंप्लीट कर पा रहा है, उसकी लर्निंग हो पा रही है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। दूसरे सिचुएशन में, दूसरे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप सिचुएशन में से कोई चीज़ घटा लेंगे, माइनस यानी हटा लेंगे, जिससे लर्निंग और बिहेवियर बढ़ेगा, वो भी घटेगा नहीं। नेगेटिव का मीन्स ये नहीं है कि पनिशमेंट देना, यहाँ पे पनिशमेंट जो आप ऐड कर लेते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो बिल्कुल गलत है। इसमें भी आप सिचुएशन में से कुछ चीज़ निकाल लेंगे जिससे कि उसकी लर्निंग या फिर डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। वो किस तरीके से, मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है या फिर कोई कार्य कर रहा है और एकदम से लाइट चली जाती है, यहाँ पर लाइट चली गई, अंधेरा हो गया और उसके लर्निंग में बाधा पड़ गई। फिर आप क्या करेंगे, इन्वर्टर को ऑन कर देंगे जिससे लाइट फिर से आ जाएगी और उसका एनवायरनमेंट फिर से पढ़ने के अनुकूल हो जाएगा। यानी कि उसके वातावरण से जो दुविधा थी उसको आपने हटा लिया, उसी को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाएगा। ऐसा करने से भी उसका डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। इस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं आता। इसको क्लियर करने के लिए और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है या फिर कॉलेज जाना है, तो आप कॉलेज जाने में आप जल्दी निकलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मैं लेट हो जाऊंगा हैवी ट्रैफिक आने वाला है, तो आप उस सिचुएशन में से हैवी ट्रैफिक को निकाल लेते हैं, यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट में से कोई चीज़ निकाल कर अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल होगा। यानी इसका अर्थ है कि आपके कार्य में कोई भी बाधा पड़ रही है, उस बाधा को निकाल लेंगे और जिससे कि वो उस कार्य को कर पाएगा, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल होगा। अब देखते हैं पनिशमेंट का एग्जाम्पल। पनिशमेंट भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। और जब टीचर पनिशमेंट देता है तो उसका एकमात्र मोटिव होता है कि बच्चे जो गलत धारणा अपने मन में बना लेते हैं उसको तोड़ना। पनिशमेंट इसीलिए दिया जाता है। और पनिशमेंट का यूज सिर्फ तभी किया जाएगा जब कोई बिहेवियर है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर को दबाने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए आप पनिशमेंट का यूज करते हैं।
और इसमें पॉजिटिव का मीन्स होगा कि आप सिचुएशन में कुछ ऐड करेंगे जिससे कि वो बिहेवियर रुकेगा, और नेगेटिव में भी आप कुछ चीज़ निकालेंगे जिसकी वजह से वो बिहेवियर रुकेगा। बल्कि रीइंफोर्समेंट में चाहे आप ऐड करें या फिर घटाएं, काम बस उस बिहेवियर को बढ़ाना था। लेकिन पनिशमेंट में आप ऐड करें या फिर घटाएं, काम सिर्फ उस बिहेवियर को दबाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा काफ़ी शरारत करता है। ये वाली शरारत एक बिहेवियर है जिसको दबाना है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में ये आएगा कि आप उसको काफ़ी होमवर्क देंगे। ये होमवर्क उसको पसंद नहीं है, लेकिन पनिशमेंट के रूप में आपने उसको होमवर्क दिया, यानी आपने सिचुएशन में ऐड किया। यानी जब भी वो शरारत करेगा आप उसमें पनिशमेंट ऐड कर देंगे होमवर्क के रूप में। ये होगा पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल। नेगेटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल होगा कि आप उस बच्चे की लाइफ में से कुछ अम्यूजिंग चीज़ घटा देंगे, यानी उसको काफ़ी पसंद है तो वो आप घटा देंगे। जैसे मान लीजिए आप बोल देंगे कि भाई अब तुम्हारा कार्टून देखना बंद हो गया, जो उसका फेवरेट कार्टून है वो आप उसकी लाइफ में से हटा लेंगे, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल होगा। अब वो शरारत करना बंद कर देगा, थोड़ा कम करेगा डर के मारे। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के एग्जाम्पल्स थे। ओके, तो हमने बात की रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। जहाँ पे रीइंफोर्समेंट का कार्य सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो हम किस तरीके से रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करें कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखें। उसमें आता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस में क्या है कि मान लीजिए आपने देखा होगा जो आजकल किंडरगार्टन में बच्चे जाते हैं, एलकेजी नर्सरी में, तो आप उनकी नोटबुक उठा के देखेंगे तो उनके हर एक पेज पे उनको स्टार मिला होगा, हर एक पेज पे एक्सीलेंट मिला होगा, या फिर जब भी वो स्कूल से आएंगे तो उनके चेहरे पर स्टार बना होता है। तो वो जो यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। यानी कि जब जब आपको बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है आप तब तब रीइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं, तब तब उसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। आप टॉफी दे रहे हैं या फिर ये वाली चीजें भी दे रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में आता है कि आप लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट में, आंशिक पुनर्बलन में ये होगा कि बच्चे को खुद नहीं पता कि उसको कब स्टार मिलने वाला है, या फिर कब उसको स्माइली मिलने वाली है, या फिर कब उसको एक्सीलेंट मिलने वाला है। आपने इस वाले बिहेवियर के लिए बिहेवियर मान लीजिए बिहेवियर ए है, उसके लिए उससे स्टार मिला, रीइंफोर्समेंट मिला। लेकिन बिहेवियर बी के लिए नहीं मिला, सी के लिए नहीं मिला, लेकिन डी के लिए मिला, इसके लिए फिर से मिला। तो उसको खुद नहीं पता चल रहा है कि कौन से बिहेवियर के लिए मुझे रीइंफोर्समेंट मिलने वाला है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा रीइंफोर्समेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, तो ये जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और एक टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं, वो वर्ड है रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, यानी कि विलोप का प्रतिरोध। विलोप या एक्सटिंक्शन से क्या मीनिंग है? मान लीजिए आपने कोई बिहेवियर सीख लिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए या तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट या फिर पार्शियल रीइंफोर्समेंट का यूज किया गया था। अब क्या हुआ कि आपकी सिचुएशन से रीइंफोर्समेंट को निकाल लिया गया, यानी अब आपको उस बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा। तो बात ये आती है कि वो बिहेवियर कितने समय तक टिक पाएगा, यानी कि वो बिहेवियर कितने समय तक आप दिखाएंगे। अगर वो गायब हो जाती है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसी को विलोप कहेंगे। और आपके भीतर उस विलोप को रजिस्ट करने का कितना दम है, यानी आप उस विलोप को कितना रजिस्ट कर पा रहे हैं, ये मीनिंग उसका है।
तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, इसीलिए आपके अंदर उस विलोप को रजिस्ट करने की क्षमता भी ज़्यादा विकसित होती है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट आप विलोप को रजिस्ट नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम के लिए। मान लीजिए यहाँ पर बिहेवियर जब रीइंफोर्समेंट हटा लिया गया तो बिहेवियर मान लीजिए 7 दिन तक बना रहा, उसके बाद आप भूल गए जो भी आपने सीखा था। लेकिन आपकी कंडीशनिंग पार्शियल रीइंफोर्समेंट के साथ हुई है तो वो 3-4 महीने तक आपको अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तब भी ये चलता रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। लास्ट 2 टर्म्स, एक है जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण और एक है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदन। किसी भी प्रकार की जब लर्निंग होती है, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो या फिर बंडूरा का मॉडलिंग हो, किसी भी टाइप की जब लर्निंग होगी तो उसमें ये 2 वर्ड हमेशा यूज होंगे, ये 2 फिनोमिना हमेशा यूज होते हैं। पहला है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मीन्स ये है, मान लीजिए आपने कोई बिहेवियर सीख लिया है, उस बिहेवियर को आप दूसरी सिचुएशन में भी अप्लाई कर पाते हैं तो आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो किचन में एक स्टील के डब्बे को ढूंढ लेता है जिसमें कि मिठाइयाँ रखी हुई हैं और वो किसी स्पेसिफिक जगह पे रखी हुई है तो उसको ढूंढने में आसानी होती है। लेकिन उस मिठाइयों को किसी प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया गया है और ऊपर से उसका स्थान भी बदल दिया गया है, लेकिन तब भी अगर वो बच्चा उस मिठाई को ढूंढने में सफल हो पा रहा है तो वो जनरलाइजेशन कर रहा है। और ये एक एग्जाम्पल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमेशा जनरलाइजेशन का अपोजिट होता है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन करने में विफल हुए, अगर आप जनरलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर वो ये ढूंढने में सफल नहीं होता तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल हुआ, यानी कि कोई सीखी हुई चीज़ आपको नई चीज़ करने में रोकती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंडर आता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे काफ़ी उत्सुकता होगी आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेशन मिलती है। और आप जैसे भावी शिक्षकों से ज़्यादा और कौन मोटिवेशन की अहमियत को समझ सकता है। थैंक यू।